इसे थोड़ा कर तो लिया था मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम समझा दूं? ठीक है, तो ये है कि फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम आपको फाइंड आउट करना है, रिस्पांस फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि फाइंड द फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस ऑफ अ सिस्टम शोन इन द फिगर 5.5 ए के अंदर एक सिस्टम जो आपको शोन किया गया है, ये वाला सिस्टम। ठीक है, with K1 is equal to this stiffness of the first spring, stiffness of the second spring and stiffness of the third spring is equal to 0। ठीक है, मतलब सिस्टम जो है वो सिर्फ यहाँ तक है, बाकी सिस्टम के अंदर ये वाला स्प्रिंग और डैम्पर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, एंड मासेस m1 एंड m2, मास 10 kg ये है, 1 kg ये मास है। दो सिस्टम मतलब इस तरह एक सिस्टम बना हुआ है। एंड डैम्पिंग जो है वो 0 है फॉर द इनिशियल कंडीशन व्हेन x1 the displacement of the mass 1 at time 0 is equal to 1 and the velocity of the mass 1 at time 0 is equal to 0, displacement of the mass 2 at time 0 is equal to 0 and velocity of the mass 2 at time 0 is equal to 0। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशंस आपको मिली हुई हैं, आपको वाइब्रेशन का रिस्पांस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा किया जिस तरह से हमने लास्ट डेरिवेशन के अंदर किया था, और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करने के बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने इक्वेशन ऑफ मोशन एम्पलीट्यूड इक्वेशन जो है वो ड्राइव की थी, सिंस वी हैव ऑलरेडी मॉडल दिस सिस्टम एंड इट्स इक्वेशन विल बी माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 इंटू k2, ये कोफिशिएंट है x1 का, और माइनस k2 x2 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, और ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो हमने इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है, इस जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस अलजेब्रिक इक्वेशन है, इनको हमने रिप्रेजेंट किया है इसके अंदर मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, मैट्रिक्स और वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर हमने इसका मैट्रिक्स लिख दिया, मास और स्टिफनेस मैट्रिक्स m और k वाला। ठीक है, और मल्टीप्लाई किया x1 और x2 के साथ। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएंगी, इज इक्वल टू 0 0, क्योंकि राइट हैंड साइड पे दोनों 0 0 है, कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन जो है वो अप्लाई नहीं हो रही। तो अब हमने ये सिस्टम प्लीज म्यूट योर माइक। 79 पता नहीं अफगानिस्तान में रह रहा है या कहीं के उसके यहाँ बमबारी हो रही है। ठीक है, तो हमने मास ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा और उसके बाद उसका कॉलम मैट्रिक्स लिखा, एम्पलीट्यूड का दोनों मासेस के एम्पलीट्यूड का, उसके बाद पुट दिस वैल्यूज के मास 1 का वैल्यू आपको मिला हुआ है। ठीक है, मास 1 का वैल्यू मिला हुआ है 10, तो आप वो पुट करें। k1 और k2 के वैल्यूज भी आपको मिले हुए हैं, 30 + 5 तो 35, k2 का वैल्यू मिला हुआ है 5, वो हमने पुट कर दिया, और ये हमने इसको। ठीक है, बाय सेटिंग द डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए हमें डिटर्मिनेंट को जो है वो हम 0 के इक्वल किया हमने। तो डिटर्मिनेंट को हमने 0 के इक्वल किया और इस टर्म को मल्टीप्लाई किया करेस्पॉन्डिंग टर्म के साथ, और इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सॉल्व किया तो हमें जो है वो ये वाली इक्वेशन मिल गई, 10 ओमेगा पावर 4 माइनस 85 ओमेगा स्क्वायर प्लस 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो आपको जो है वो ओमेगा 1 स्क्वायर और ओमेगा 2 स्क्वायर के वैल्यूज मिल जाएंगे। ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 एंड ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। यहाँ तक क्लियर है? 09 यस? जी सर, जी सर। ठीक है,
तो अब हम जो है वो ओमेगा 1 इज इक्वल टू इसका रेडिकल किया और इसका भी रेडिकल किया, तो हमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं जिस पे सिस्टम वाइब्रेट कर सकता है, वो एक है 1.58 रेडियन पर सेकंड या हर्ट्ज, ठीक है, और दूसरी जो है वो 2.44 या 2.45 जो है वो रेडियन पर सेकंड, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, हम फर्स्ट जो है वो अज्यूम कर लेते हैं कि ओमेगा, अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है, ये जो इक्वेशन 2 है इसके अंदर ओमेगा मिला हुआ है, तो अब हम ओमेगा को रिप्लेस कर रहे हैं पहले ओमेगा 1 से, फिर हम उसको रिप्लेस करेंगे ओमेगा 2 से। जब हम ओमेगा 1 से रिप्लेस करेंगे तो हमें फर्स्ट मोड शेप के जो कैरेक्ट वैल्यूज हैं वो मिल जाएंगे कि एम्पलीट्यूड कितना होगा या एम्पलीट्यूड रेशो कितना होगा। जब हम ओमेगा 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कि वैल्यूज क्या होंगे, ठीक है। तो अब हमने ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर हमने पुट किया, तो यहाँ पर हमने 2.5 ओमेगा स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट किया है, ठीक है। तो ये जो है जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। ये हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, मल्टीप्लाई बाय -25 हो जाएगा, -25 + 35, तो 10 आंसर आएगा, -5 वही यहाँ पर, और जब आप 5 से 2.5 माइनस करें तो आपको प्लस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे विद कॉलम मैट्रिक्स तो आपको पता है कि अब आपको मिलेगा 2 जो है वो आप हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें 2/1 का मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो आप को मिला है मैट्रिक्स, 2 रोज हैं और एक कॉलम है, उसके अंदर 2/1 का आपको मैट्रिक्स मिला, उसको आप इक्वल टू 0 कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड के अंदर 0 है। तो हम यहाँ पर x1 और x2 को जो है वो 1 1 इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि हमने ये रिस्पांस जो है वो फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी वैल्यूज होंगे वो फर्स्ट मोड शेप के वैल्यू हैं, ठीक है। तो अब हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 10x1 इज इक्वल, इसको हमने 0 के इक्वल किया, इसको भी हमने 0 के इक्वल किया, तो यहाँ से मिला आपको कि 10x1 इज इक्वल टू 5x2, ठीक है, या x2 at 1 इज इक्वल टू 2x1, ठीक है। इट मीन्स r इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू 2, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से R2 जो है जब आप ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे 6 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 2, तो आपको ये वैल्यू मिलेगा x2 इज इक्वल टू -5x1, ठीक। तो जो मोड शेप्स हैं जो आप यहाँ तक अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप पूछें तो ज़्यादा आसान होगा। yes 09 जी सर, समझ आ गए यहाँ। आ रहा है समझ में यहाँ तो तक? ये 2 क्यों है? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर, 6 कैसे आया? सॉरी जी, अब बताएं, आपकी आवाज कट रही है। हेलो सर ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 कैसे आया? ये हमने ओमेगा के वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं, एक ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ठीक है, क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी ओमेगा पावर 4 के अंदर, तो हमने ओमेगा 1 फाइंड आउट की, ओमेगा 2 मतलब 2 उसके रूट्स होंगे, एक 1 एक हमने नाम दिया 2, ठीक है। अब हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड्स का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले एक जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, कल मैंने शायद आपको बताया था कि सिस्टम के अंदर जितने नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी, जितनी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतनी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, और जितनी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतने सिस्टम के मोड शेप्स हैं। तो अब जो है वो सिस्टम की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो हम पहले फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने क्या किया है कि पहले ओमेगा का एक
ओमेगा फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2.5 है या 1.45 है, सॉरी ये स्क्वायर है तो ये 1.5 है, और दूसरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 2.4। ठीक है, तो हमने पहले फर्स्ट पे मोड से फाइंड आउट किए, एम्पलीट्यूड के रेशियोज फाइंड आउट किए, और अब हम जो है वो दूसरी पे फाइंड आउट कर रहे हैं, और दूसरी जो है वो ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये अब आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करें। ठीक है, तो आपको ये दो वैल्यूज मिलेंगे। तो पहले हमने ओमेगा को इक्वल किया है ओमेगा 1 स्क्वायर के, उसके बाद जो है वो ये रेशोज फाइंड आउट करने के बाद ये रेशो मिला हमें कि मास जो है 2 जो वाइब्रेट करेगा वो फर्स्ट मास ट्वाइस एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, अब जो है वो हमने दूसरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जब वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है कि, लेकिन इनका दोनों का डायरेक्शन सेम होगा क्योंकि रेशियो पॉजिटिव है। अब हम जब दूसरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ओमेगा 2 हमने जो 6 कैलकुलेट की है, तो उस पर क्या हो रहा है कि दूसरा मास जो है वो उससे 10 टाइम्स 5 टाइम्स जो है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेगा, लेकिन जो क्योंकि उनके एम्पलीट्यूड का रेशो जो है x2 डिवाइडेड बाय x1 2 जो है वो -5 है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा। एक जो है वो लेट सपोज अगर 1 मीटर पे या 1 मिलीमीटर एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कर रहा है मास 1, तो वो 5 मिलीमीटर पे मास 2 वाइब्रेट करेगा। ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा। पहले ये एक मोड शेप ये है और दूसरा ये मोड शेप है। जी क्लियर है। देन द रेस्पॉन्स ऑफ द मासेस विल बी इक्वल टू, रेस्पॉन्स किसके इक्वल होगा, तो रेस्पॉन्स के लिए हम x1t और x2t के लिए हमने शायद किया था, दोनों का रेस्पॉन्स किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, x1 cos ओमेगा t प्लस ओमेगा 1t प्लस जो है वो x2 इसी तरह से, और 2 के रेस्पॉन्स के ऊपर हमने यहाँ से जो है वो वैल्यूज पुट कर दिए। अब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि x1 का वैल्यू क्या है और x21 का जो है, या हाँ x21 का और x22 का वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस पुट कर रहे हैं। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन पुट की और आपको कहा था कि आप सॉल्व कर देंगे, तो इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद आपको ये कांस्टेंट्स के वैल्यू मिल गए कि 5 किसके इक्वल होगा और जो x2 cos 2 5 किसके इक्वल होगा। जी कुछ स्टूडेंट ने सॉल्व करके भेजा था, अगर कोई प्रॉब्लम है आपने सॉल्व किया है और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ लें। सर x1 दो क्यों, x1 सुपरस्क्रिप्ट 1 एंड x1 सुपरस्क्रिप्ट 2 और ऐसे x2 भी। हाँ ठीक है, ये इस वजह से है कि जो सुपरस्क्रिप्ट है वो शो कर रहा है कि कौन सी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू है। ठीक है, जब x कैपिटल 1 सुपरस्क्रिप्ट 1 है तो मतलब फर्स्ट मास का एम्पलीट्यूड जो है वो फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे है। जब x2 और सुपरस्क्रिप्ट में 1 है तो सेकंड मास का एम्पलीट्यूड सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे है, फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे है। ये हमने सर मगर जो डिस्कस किया था पिछले क्लास के अंदर कि ये जो वैल्यूज हैं फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जो है वैल्यू है ओमेगा 1 x1 एट फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी
मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द मास 1 एट फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ऑफ द मास 2 एट द फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और एम्पलीट्यूड ऑफ द मास 1 एट सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और एम्पलीट्यूड ऑफ द मास 2 एट द सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जो ऊपर वैल्यूज हैं सुपर स्क्रिप्ट में वो शो कर रहे हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे है, फर्स्ट पे है या सेकंड पे है, और नीचे जो सबस्क्रिप्ट में 1 2 लिखा हुआ है वो शो कर रहा है कि कौन से मास की हम बात कर रहे हैं। सर सिस्टम तो एक ही है ना, उसकी दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज क्यों? हैं? सिस्टम एक है तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हमने दो क्यों निकाली? क्योंकि उसके अंदर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। वो 2 तरह से सिस्टम जो है, मोड शेप भी हमने उसी तरह से निकाले थे कि 2 जो है वो तरह से सिस्टम वाइब्रेट कर सकता है। जब आप किसी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को एक्साइटेशन देंगे तो वो थोड़ी देर के लिए एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा, उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए दूसरी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा। सर ठीक तो है, ये इसी ऑल द वे इसी तरह कंटिन्यू होता रहेगा, मतलब वो ये दोनों जी फ्रीक्वेंसी अटेंड करेगा फिर लूज करेगा। हाँ, ठीक है। और ये भी होगा ओके सर। कि सिस्टम के अंदर जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते जाएंगे उतनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की बढ़ती जाएंगी। लेट्स सपोज हम 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कंसीडर करें तो उसकी 10 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी और 10 पैटर्न्स होंगे, 10 मोड शेप्स होंगे, या 10 जो है वो R1 R2 अप टू R10 तक वैल्यूज होंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि सिस्टम 10 डिफरेंट पैटर्न्स में वाइब्रेट कर सकता है। और इक्वेशन ऑफ मोशन भी 10 होंगी 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए। तो सर सर ये 02 सर जी जी पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया कि वो जो मॉडल इक्वेशंस बनी हुई थी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, यानी किस तरह से के पुट करना है, किस तरह से सी पुट करना है, वहाँ पे आपने गिवन वैल्यूज पुट कर दी, सही जी है। जी फिर आपने उनको जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। सही मैट्रिक्स है। से आपने जो है वो मैट्रिक्स से आपने अच्छा पहले एक ओमेगा के लिए लिखा फिर अलग ओमेगा के लिए, ऐसा करा? नहीं नहीं, हमने पूरा मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। सर जी उसका डिटर्मिनेंट निकाला नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए, जी उसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 किया, ठीक है। और जब जी हम जी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें ओमेगा पावर 4 मिल रहा है, तो अब हमने उसको जो है वहां से हमें 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के वैल्यू मिले। जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक प्लस वाला टर्म आएगा बी माइनस बी प्लस रेडिकल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, और माइनस बी माइनस जो है वो टर्म आएगा। तो इसी तरह से हमें 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज मिले, बिल्कुल सही है सर। ठीक है जी। जी फिर आपने तो जो है उसके सर वो ये डिटरमिनेंट 0 क्यों? जी जी, एक सेकंड 06 लेट कंप्लीट 02 यस जी 02 सर वहाँ से आपने वो जो इक्वेशंस आपकी बनी थी, मतलब कि आपने मैट्रिक्स को सॉल्व किया था, वहाँ से आपका ओमेगा निकला था। जी जी एम्पलीट्यूड के लिए आपने क्या किया, ये जो x1 और x2 एम्पलीट्यूड होंगे इसके, यानी कि जो उसका कोर्स ऑफ वाइब्रेशन होगा, उसके लिए क्या किया आपने? उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पहले मैंने ओमेगा फाइंड आउट की, अब जी उन्हीं सही है, इक्वेशंस के अंदर में ओमेगा का वैल्यू रख दिया मैंने। पहले एक वैल्यू रखा सही है। ओमेगा का, फिर हमने दूसरा वैल्यू रखा ओमेगा का, तो एक वैल्यू पे हमें एक रेशो मिला एम्पलीट्यूड का, और दूसरे ओमेगा के वैल्यू पे हमें दूसरा रेशो मिला एम्पलीट्यूड का, जी सही है। ठीक है। और एक को हम एक मोड कह रहे हैं, दूसरे को हम दूसरा मोड कह रहे हैं, सही है, बिल्कुल सही है। वही किया है, जी जी सही है सर, सही है सर। ठीक है। ये 06 सर आपने जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही 06 जी जी सर आपने बताया था कि वो हम डिटरमिनेंट 0 के इक्वल रखते हैं, तो वो हमने स्टेप क्यों किया था? हम
सॉल्व कर रहे हैं, ये अब क्यों किया था, ये मैथमेटिक्स के अंदर ये ट्राइवल सॉल्यूशन, अगर आप इस इक्वेशन सिस्टम के इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट है वो हम इक्वल टू 0 करते हैं। अब ये जो है वो कौन सी मैथमेटिक्स की टेक्निक है, शायद हमने लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पढ़ा होगा, उसके अंदर कोई एलयू डिकम्पोजिशन या ऐसा कोई मेथड था जिसके अंदर हम कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, और हम ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए, अगर ट्राइवल सॉल्यूशन तो ये है कि आप x1 और x2 दोनों को 0 कर दें, मतलब सिस्टम के अंदर वाइब्रेशन ही नहीं हो रही। ठीक है, तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी सिस्टम को एक्सटर्नल एक्साइटेशन दे रहे हैं और सिस्टम के अंदर स्टिफनेस है या इलास्टिसिटी है तो सिस्टम तो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, अब उस वाइब्रेशन का पैटर्न और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो डिटरमाइन करने के लिए हम जो है वो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अच्छा सर, वैसे देखें कि इसमें दो इक्वेशन थी जिसमें हायर डिग्री जो कि थी मतलब कि वो था क्वाड्रेटिक, मतलब हमारे दो वेरिएबल्स पॉसिबल थे, मगर जब हमने इसको इक्वल टू 0 रख दिया तो इसकी पावर 4 बन गई, मतलब हमारे पास 4 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल थी ऐसे, राइट सर? 4 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज अगर इक्वेशन के अंदर पावर 4 है, ठीक है, तो शायद अगर किसी इक्वेशन क्यूबिकल इक्वेशन के अंदर 3 वैल्यूज आएंगे और लीनियर इक्वेशन के 1 वैल्यू होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 होंगे और क्यूबिक के 3 होंगे तो इसके 4 होंगे। ठीक है, अब वो 4 जो है वो अब हमें टेक्निक जो हमने पढ़ी है कि हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। हमने यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई की क्योंकि हमने 4th पावर वाली इक्वेशन के लिए कोई मेथड नहीं पढ़ा, बल्कि आपने क्यूब वाली के लिए भी कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप क्यूबिकल इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक है, क्यूबिकल इक्वेशन को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या जो आपने नाका के अंदर रेगुलर फॉल्सी और न्यूटन रॉप्सन मेथड पढ़े हैं आप उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये है कि 4th पावर की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 स्क्वायर के वैल्यू मिले। अब आप ओमेगा 1 स्क्वायर और ओमेगा 2 स्क्वायर का जब आप रेडिकल करेंगे तो आपको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 मिलेगी, और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का प्लस और माइनस हो सकता है। ठीक है, कि एक प्लस 1.5 हो, एक जो है वो माइनस 1.5 हो, लेकिन अब हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी को माइनस 1.5 लें तो उसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, तो हम उसको इस वजह से कंसीडर नहीं कर रहे। वैसे 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं। जी 06। अच्छा सर, ये जो x1 जो स्मॉल में है और x2 जो स्मॉल में, x1t एंड x2t, ये क्यों कर रहे हैं? ये जो है ये है रेस्पॉन्स। ठीक है, और वो है एम्पलीट्यूड, कैपिटल वाला एम्पलीट्यूड है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और ये है रेस्पॉन्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम के अंदर जो है वो सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम रेस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं। मतलब सर यहाँ पे हम एज अ फुल होल सिस्टम को कंसीडर करके ये देख रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम किस तरफ जाएगा, और x2 मतलब ये आफ्टर द सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस x1 सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी में कहाँ जाएगा वहाँ पे? जी x1 एंड ठीक x2। है, अब कैपिटल ओके। x1 और कैपिटल x2 जो है वो एम्पलीट्यूड भी है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो वो एम्पलीट्यूड भी दो मासेस हैं, दोनों मासेस के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, स्टिफनेस जितनी है उनका एम्पलीट्यूड का इन्फ्लुएंस होगा, मतलब एक दूसरे के मासेस की वजह से या एक्साइटेशन की वजह से। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि x1 कैपिटल वाले जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, वो भी डिपेंड कर रहे हैं सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर और मासेस मतलब पूरा स्टेशन के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो स्मॉल है, वो है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अगर आप टाइम के साथ डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि मास 2 की लोकेशन वेरियस इंस्टेंट पे, लेट्स सपोज 0.1 सेकंड, 0 सेकंड पे, 0.1 सेकंड पे, 0.2 सेकंड पे, 0.3 सेकंड पे, तो आप जो है वो उसके लिए आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो वो हम रिस्पांस जो है वो लिखते हैं।
सही है? गॉट इट। जी जी सर, थैंक यू। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉर्शनल वाइब्रेशन, टॉर्शनल वाइब्रेटिंग सिस्टम विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो एक 2 रोटर्स लगे हुए हैं किसी इलास्टिक शाफ्ट के ऊपर, और उनकी जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हम उन पे टार्क अप्लाई करें MT1 और MT2, ठीक है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है वो अब ये आप इस तरह का सिस्टम भी कंसीडर कर सकते हैं कि एक शाफ्ट है जिसपे 2 बड़े व्हील्स या 2 बड़ी पुलीज लगी हुई हैं, ठीक है, और उन पुलीज के ऊपर जो है वो किसी सिस्टम के साथ जो है वो बेल्ट ड्राइव के साथ कनेक्टेड हैं या गियर ड्राइव के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो जो है वो वहां से उनको जो है वो टार्क मूवमेंट या टार्क मिल रही है MT1 और MT2, जिसकी वजह से उनके अंदर डिफ्लेक्शन जो है हो रही है θ1 और θ2, ठीक है। जैसे मास के अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा था x1 और x2 एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन F1 और F2, इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो हमने 3 इलास्टिक शाफ्ट के 3 कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके हमने 2 रोटर उसके अंदर फिक्स किए। एक शाफ्ट का कंपोनेंट है जिसकी KT1 जो है वो स्टिफनेस है, टॉर्शनल स्टिफनेस, दूसरे की KT2 है। अब इसका डायमीटर चेंज होगा तो चेंज हो जाएगी, ठीक है, या मटेरियल चेंज भी हो सकता है, लेकिन मटेरियल चेंज होने के चांसेस कम है, डायमीटर चांसेस कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और दूसरा जो सेक्शन है उसकी टॉर्शनल स्टिफनेस जो है वो KT3 है। अब हम इन पे जो है वो किसी सिस्टम से हम इनको सेपरेट करके और इनकी एनालिसिस कर रहे हैं, वाइब्रेशन एनालिसिस, कि इस पे इसके ऊपर क्या जो है वो रिस्पांस होगा। तो इसके ऊपर जो है वो कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, जैसे हमने F इज KX किया था, यहाँ पर हम डैम्पर अनडैम्प्ड सिस्टम कंसिडर किया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर KT जैसे वहां पर था स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल है K1 X1, ठीक है। तो यहाँ पर KT1 θ1, और यहाँ पर जो है वो डिफरेंस होगा इस शाफ्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा या इस डिस्क के ऊपर इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होगा वो जो है वो डिफरेंस होगा टू डिस्प्लेसमेंट का θ2 माइनस θ1, यानी नेट जो उसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी वो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट सेगमेंट 2 मल्टी, और यहाँ पर जो है वो उसकी थर्ड स्प्रिंग का फोर्स होगा, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट किस तरह उसके लिए हम जो है वो किस तरह से इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। कंसीडर अ टॉर्शनल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्क माउंटेड ऑन द शाफ्ट। हमने एक टॉर्शनल वाइब्रेटिंग सिस्टम कंसीडर किया है जिसके अंदर पावर ट्रांसमिशन हो रही है, या जो एलिमेंट एक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का, ठीक है। तो हमने 2 डिस्क जिसके एक शाफ्ट के ऊपर 2 डिस्क लगी हुई है, डिस्क हैविंग द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J1 एंड J2 आर कनेक्टेड थ्रू द इलास्टिक elements having a rotational spring constant at torsional spring constant KT1, KT2 and KT3, ठीक है। This covers the angular displacement θ1 and θ2 due to applied torque of magnitude MT1 and MT2, ठीक है। वो पावर ट्रांसफर कर रही हैं और पावर ट्रांसमिशन के दौरान उसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है θ1 और θ2, ठीक है। देन द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ such a system will be as follow obtained through the comparing the torsional system with the spring mass damper system, ठीक है। तो अब हम जो है वो उसको कंपेयर कर रहे हैं स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम के साथ, ठीक है, और उससे जो है वो हम उसका डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं। तो J1 θ1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस KT1 θ1 प्लस जो है, अब जो है यहाँ पर हम डिस्क रोटर 1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे, और जो है वो एंटी क्लॉक वाइज को हम जो है वो नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं और क्लॉक वाइज को हम जो है वो पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमने यहाँ पर न्यूटन मोशन अप्लाई किया, इसी तरह से यहाँ पर भी अप्लाई किया, और इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव कर ली, इक्वेशन 1 जो आप देख रहे हैं। यहाँ तक लिखें तो लिखें या कंटिन्यू करें, बस सही है, क्लियर है।
ये की इक्वेशन हम डायरेक्टली भी आप ट्रेन कर सकते हैं अगर हम वो इक्वेशन सामने रखकर और उनके अंदर हम मास को रिप्लेस कर दें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और x को रिप्लेस कर दें थीटा से और x डबल डॉट को रिप्लेस कर दें थीटा डबल डॉट से और k को रिप्लेस कर दें kt से, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और फोर्स को आप रिप्लेस कर दें mt से, मूवमेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन से हमने ऑब्टेन की। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहे हैं। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सटर्नल एक्साइटेशन ड्यूरिंग वाइब्रेशन अप्लाई कर रहे हैं मोमेंटम के टर्म्स में, तो आपकी फोर्स्ड वाइब्रेशन की इक्वेशन क्या होगी? आप अनडैम्प्ड टॉर्शनल वाइब्रेटिंग सिस्टम, वो होगी J1 θ1 डबल डॉट प्लस KT1 प्लस KT2 मल्टीप्लाइड बाय θ1 माइनस KT2। ये अगर हम इक्वेशन to represent the system of equation या mathematical model of the forced undamped torsional vibrating system, these equation for free vibration will be as follow। हम जो है वो राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उसको हम जीरो कर देंगे। yes 090602 क्लियर है? 52 जी सर, काइंड ऑफ। ठीक है, तो अब इस पे एक प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर वही है कि आप रिप्लेस कर दें टर्म्स को, मास x1 को जो है वो θ1 से और x2 को θ2 से, मास 1 को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और k1 k2 और k3 को kt1 kt2 और kt3 से, तो भी आपको वो इक्वेशंस मिल सकती हैं। प्रॉब्लम है नेचुरल फ्रीक्वेंसीज और आपको फाइंड आउट करनी है एंड द मोड शेप ऑफ द टॉर्शनल वाइब्रेटिंग सिस्टम। ये प्रॉब्लम लिखें। The systematic diagram of the marine engine connected to the propeller through a gear is shown in the figure 5.10. The mass movement of inertia of the flywheel, engine, gear 1, gear 2 and the propeller जो है वो आपको मिले हुए हैं are 9,000, 1,250, 150 and 2,000 respectively. Find the natural frequencies of the natural frequencies and mode shapes of the system in the टॉर्शनल वाइब्रेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख दें तो इसके बाद इसकी फिगर जो है वो नीचे दी हुई है, तो उसको हम देख लेते हैं। अरे यस प्लीज राइट प्रॉब्लम। सर जी सर, वो हमने एक पढ़ा था रेक एंड पिनियन, वहां पे सर दो मोशंस इंक्लूड हैं, तो वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है या 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम? दो मोशंस हैं। ठीक है, जी और आप सर, रेक मास एंड पिनियन। दो टाइप की मोशन है, तब भी जो है एक एक चीज है वो ट्रांसलेट एक चीज रोटेट कर रही है। सर मतलब वो घूम रहा है पिनियन और रेक उसके, मतलब वो ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेट जी 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 देयर जी आर टू रोटेट कर रहा है। टाइप्स ऑफ मोशन। हम्म, तो सर सवाल यही था कि वो दो, वैसे तो दो मोशन से, मगर शायद उसे हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्यों? कहाँ पर आपने पढ़ा है कि उसको हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर कर रहे हैं? मतलब सर यहाँ पे हमारे पास चॉइस थी कि हम जो रोटेशनल है उसको हम लीनियरली अगर उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम लीनियरली हम उसको कन्वर्ट कर रहे थे। मतलब एक थी ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी, और एक थी लीनियर वेलोसिटी। तो हम एंगुलर को लीनियर में कन्वर्ट कर रहे थे, या हम लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट अब करके
सिंगल इक्वेशन से पूरे सिस्टम को डिफाइन कर रहे थे, तो ये लिखा था। तो आई गेस ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अब ये है कि ये हो सकता है कि हम वाइब्रेशन एनालिसिस जो करें वो अलग अलग सिस्टम की करें। जैसे कि रेक अगर रेसिप्रोकेट कर रहा है तो रेक को हम उसकी जो है उसके अंदर कौन सी टाइप की वाइब्रेशन होगी कि रेक के अंदर वाइब्रेशन जो है वो लीनियर वाइब्रेशन होगी, ठीक है। और जो पिनियन उसको रोटेट करवा रहा है तो पिनियन के अंदर टार्शनल वाइब्रेशन होगी। और दोनों की वाइब्रेशन एनालिसिस जो है वो शायद मुझे जो लग रहा है कि सिस्टम को जब हम मैथमेटिकली मॉडल करेंगे तो दोनों की अलग अलग करनी पड़ेगी। मतलब उसकी टार्शनल वाइब्रेशन जी है, सर, उसके देखने में अंदर तो ऐसे लग रहा था। क्योंकि रोटेट कर रहा है तो वो टार्शनल वाइब्रेट करेगा, और जो है वो रेसिप्रोकेट कर रहा है तो जो है वो उसकी लीनियर वाइब्रेशन एनालिसिस करनी पड़ेगी। मतलब सर फिर ये 2 तो डिग्री दोनों ऑफ को अलग फ्रीडम अलग से हुआ। वाइब्रेशन नहीं, तो आप वाइब्रेशन एनालिसिस उसकी अलग अप्रोच से कर रहे हैं, उसकी अलग अप्रोच से कर रहे हैं। फिर आप दोनों को सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम मॉडल करके कर सकते हैं। उसको भी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम मॉडल करके वाइब्रेशन एनालिसिस करें, और उसकी भी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कंसीडर करके टार्शनल वाइब्रेशन एनालिसिस करें, उसकी लीनियर वाइब्रेशन एनालिसिस करें। और उसके बाद सर जो होल सिस्टम है वो भी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही रहेगा। मतलब उन दोनों की हमने अलग अलग कर ली, उसके बाद वो आपस में कनेक्टेड भी हैं, तो एट द एंड व्हाट विल वी गेट? एट द एंड जो है वो आपको क्या मिलेगा, सोचना पड़ेगा, देख लेते हैं। इस पे कोई मैंने पढ़ा नहीं है इस कि अगर दो अलग अलग वाइब्रेशन टाइप्स हों किसी सिस्टम के अंदर तो उसकी वाइब्रेशन एनालिसिस किस तरह से की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादातर ओके सिस्टम्स सर। को जो है वो एक ही अप्रोच के अंदर मॉडल करने की कोशिश करते हैं। या तो उसके अंदर लीनियर वाइब्रेशन को कंसिडर करते हैं, या तो उसके अंदर टार्शनल वाइब्रेशन को कंसिडर करते हैं। जैसे अभी ये जो हमने सिस्टम कंसिडर किया है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दी है। जी सर। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एक प्रोपेलर जो है वो कनेक्टेड है थ्रू गियर ड्राइव सिस्टम टू द इंजन। ठीक है, इंजन के साथ कनेक्टेड है, और उसी इंजन पे एक फ्लाई व्हील भी माउंटेड है, उसका भी आपको शायद कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड हम प्रॉब्लम को थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द मेरिन इंजन इज शोन इन propeller is the engine connected to the propeller through a gear is shown in the figure. The mass movement of inertia, ठीक है, मिली हुई है उनकी सबकी mass movement of inertia. Find the natural frequencies and the mode shape of the system in torsional vibration. तो उनकी आपको टार्शनल वाइब्रेशन एनालिसिस के लिए एक इंजन है जो पावर प्रोड्यूस कर रही है, जिसको हमने फ्लाई व्हील जिसके ऊपर माउंट किया है ताकि उसकी जो शाख है उसको एब्जॉर्ब करके और उसको यूनिफॉर्म पावर जो है वो जो आपने टर्निंग मूवमेंट डायग्राम ये पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा सा स्मूथ स्ट्रीमलाइन कर दे। ठीक है, और वो इंजन का पावर जो है हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक गियर ट्रांसमिशन ड्राइव के थ्रू, जिसके अंदर एक गियर के अंदर 20 टीथ हैं और दूसरे के अंदर 40 टीथ हैं, और वो ट्रांसफ़र हो रहा है टू द प्रोपेलर थ्रू जो है वो एक शाफ्ट है सेगमेंट यहाँ पर मिला हुआ है, और एक शाफ्ट सेगमेंट जो है वो यहाँ पर मिला हुआ है। अब जो है हम सिस्टम को कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर मॉडल कर सकते हैं, या कितने डिग्री ऑफ हम जो है वो अप्रोच इस्तेमाल करके इसको फिलहाल जो है हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर मॉडल कर रहे हैं। वैसे इसको जो है वो हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर भी मॉडल कर सकते हैं। कैसे कि एक फ्लाईव्हील जो है वो एक रोटर डिस्क है, ठीक है, वो एक हम रोटर कंसीडर करें। एक जो है वो हमारे गियर्स जो हैं वो गियर असेंबली जो है वो भी एक
मास एलिमेंट भी है तो उसको हम कंसिडर करें एज अ डिस्क एलिमेंट और उसकी भी कुछ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, ठीक है। और इसी तरह से जो प्रोपेलर है उसकी भी पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। तो तीन जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर सिस्टम को हम मॉडल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उसको जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर मॉडल किया है अप्रोच। अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको मिला क्या हो गया हुआ है, डेटा लिखें। द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील 9000 kg मीटर स्क्वायर। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंजन जो है वो 1000 है, ठीक है। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गियर 1 की 250 है क्योंकि उसका डायमीटर बड़ा है, गियर 2 की 150 है, और पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्रोपेलर जो है वो 2000 है। नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर 1 40 टीथ हैं, गियर 2 पे 20 टीथ हैं, और लेंथ जो है वो L1 मिली हुई है 0.8 मीटर, और L2 जो है वो मिली हुई है आपको। L1 किसको कह रहा है, ये डिस्टेंस बिटवीन द फ्लाई व्हील एंड इंजन, और L2 जो है वो इसको कह रहा है, ठीक है। L1 और L2 जो है वो आपको मिले हुए हैं 1 मीटर। Since the given system consists of the many rotors and we have to model the system as a 2 degree of freedom system, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे रोटर्स हैं, तो इसको जो है वो हम बहुत मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से अगर हम मॉडल करें तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस केस के अंदर इसको जो है वो कुछ अजम्पशन करके जो है वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। फिर उसकी रिफाइनमेंट पॉसिबल है कि हम रिफाइनमेंट करके, ठीक है। In this situation, the flywheel is considered as a fixed stationary part because it has a very large polar moment of inertia as compared to other parts, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि फ्लाईव्हील को जो है वो फिक्स्ड स्टेशनरी पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। Once the flywheel is assumed stationary, then the engine, gear 1 and gear 2 are very close to each other, ठीक है। ये तीनों क्लोज हैं एक दूसरे के, तो इसको हम जो है वो एक सिंगल रोटर कंसिडर कर रहे हैं तीनों पार्ट्स को, ठीक है। अब हम सिस्टम को किस तरह से मॉडल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फ्लाईव्हील की पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तकरीबन सारे कंपोनेंट से 10 to 5 टाइम्स लार्जर है, ठीक है। तो उसको हमने फिक्स्ड स्टेशनरी कंपोनेंट कंसिडर कर लिया है कि उसकी जो है उसके अंदर हम कोई मूवमेंट या उसका जो है कोई इम्पैक्ट कंसिडर नहीं कर रहे बाकी कंपोनेंट की वाइब्रेशन के ऊपर, ठीक है। मतलब उसको हमने फिक्स कर लिया उस एंड को, ठीक है। बाकी जो है इंजन, गियर 1 और गियर 2, ये तीन जो है ये जो रोटेटिंग डिस्क एलिमेंट हैं, तो इनको जो है ये तीनों एक दूसरे के करीब भी हैं, तो इनको जो है हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ सिंगल रोटर। अगर इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता तो हम इस सिस्टम को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम मॉडल नहीं कर सकते, या हमें फिर भी जो है वो फिर इंजन को भी जो है वो स्टेशनरी कंसीडर करना पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस कम है, मतलब हम यहाँ पर टार्शनल स्टिफनेस जो है वो कोई शाफ्ट सेगमेंट कंसीडर नहीं कर रहे, या इसकी लेंथ मिली हुई नहीं है, तो मतलब हम इसको माइन्यूट कंसीडर कर रहे हैं, तकरीबन अटैच्ड है गियर्स उसके साथ। तो जो है वो हम इस सिस्टम को जो है एज अ सिंगल रोटर हम अज्यूम कर रहे हैं तीनों को, ठीक है। और एक जो है वो हम प्रोपेलर को एज ए रोटर अज्यूम कर रहे हैं, डिस्क अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द सिस्टम कैन बी मॉडल्ड एज अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हैविंग द वन रोटर, इंजन, गियर 1 गियर 2 एंड सेकंड रोटर जो है वो प्रोपेलर है। यहाँ तक क्लियर है? सर इसको दो रोटर्स कंसीडर किया, एक J1 है, एक को हमने J2 कर लिया। अब हम इसके अंदर जो है वो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो तीन कंपोनेंट है, इंजन की, गियर 1 की और गियर 2 की, वो हम ऐड करेंगे तब हमें J1 मिलेगी, ठीक है। सिंस द गियर 2 has the 20 teeth and the gear 1 has the 40 teeth, thus the gear 2
rotate at the twice angular speed, thus the mass moment of inertia of the gear 2 and the propeller will be। ठीक है, अब gear 2 की जो है वो gear 2 की 20 थे, इसके अंदर 40 टीथ है, मतलब इसका डायामीटर जो है वो ट्वाइस होगा इसके डायामीटर से। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि स्पीड रेशो एंड द टीथ रेशो बिटवीन द गियर्स जो हैं वो हम किस तरह से जो है वो उससे हम वेलोसिटी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टीथ रेशो अगर आपको मिला हुआ तो आप वेलोसिटी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि जो गियर 2 है वो ट्वाइस स्पीड पे ऑपरेट करेगा, अगर उसके आरपीएम जो है वो कुछ फिक्स्ड हैं तो इसके आरपीएम उससे जो है वो 2 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, लेट सपोज वो 300 पे कर रहा है तो 600 पे करेगा, और प्रोपेलर उसी शाफ्ट पे है तो प्रोपेलर भी उसी आरपीएम पे रोटेट करेगा। तो इनकी इक्विवेलेंट पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ऑफ द गियर 2 विल बी इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा कि पोलर मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम ये भी करते हैं कि एम आर स्क्वायर, पढ़ा है? एक है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो उसको हमने यूज करके इसकी स्क्वायर कर दिया, जो है वो गियर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, और इसको भी हमने जो है वो ट्वाइस स्पीड की वजह से स्क्वायर करके और मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, नाउ एज पर अजम्पशन द रोटर 1 हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया J1 एंड विल बी इक्वल टू, किसकी इक्वल होगी, जो है वो इंजन प्लस गियर 1 प्लस गियर 2 जो है उसकी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह से J2 जो है वो आपको क्या मिल गई थी, 8000 मिल गई है, और ये है 1850। अब जो है आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखें या डायरेक्टली जो है वो आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की जो हमने इक्वेशन लिखी थी कि ओमेगा 1 स्क्वायर का ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के माइनस बी प्लस माइनस, ये जो इक्वेशन लिखी थी उसके अंदर आप वैल्यूज पुट करके आप कर सकते हैं। KT1 KT2 और KT3 अब KT आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि ये आपको मिले हुए नहीं है, KT1 KT2 और KT3 आपको मिले हुए नहीं है, J1 J2 आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो KT1 और KT2 आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आपने शायद पढ़ा होगा कि GR divided by L1। Now the KT1 can be calculated, found as ठीक है, तो हमने यहाँ से KT1 KT2 हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। ये जो है वो क्या है, शेयर मॉडुलस हमने स्टील मटेरियल कंसीडर किया है, अज्यूम किया है कि स्टील की बनी हुई है शाफ्ट्स। ठीक है, तो उनकी जो है वो जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ शेयर स्ट्रेस मॉडुलस जो है वो हमने 80 GPa लिया है। ठीक है, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो है KT1 आपने KT1 कैलकुलेट कर ली, KT2 कैलकुलेट कर ली, अब जो है हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। आ रही है बात में 09 02 06 सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हमने के की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करी है।
जी जी ठीक है सर। ठीक है, तो आपको एक प्लस वाला वैल्यू मिल जाएगा, एक माइनस वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो एक होगा 1588.46 और उसके साथ आप प्लस करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट ये आएगा। जब आप माइनस करेंगे ये वैल्यू तो आपको तकरीबन 88 में से आप 1583 आप माइनस करेंगे तो आपको 85 का अंडर रूट जो है वो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा 85 और दूसरे का अंडर रूट जो है वो आपको ये मिलेगा। ठीक है, जब आप प्लस करेंगे तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा और आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है, तो मतलब सिस्टम की फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी 9.23 रेडियन पर सेकंड और दूसरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी 50.60 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब मोड शेप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? मोड शेप के लिए हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी, रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, अब ये जो है ये एंगुलर एम्पलीट्यूड है, angular amplitude of the rotor disc 2 at the first natural frequency, angular amplitude of the first rotor at the first natural frequency। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है, मतलब जो है वो दो पैटर्न्स होंगे वाइब्रेशन के सिस्टम के अंदर। ठीक है, क्लियर है? जी सर। सर जी सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी कुछ ये नहीं सर, 52। आपकी आवाज नहीं आ रही थी ठीक इसलिए है, सर कहा। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई